रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में कभी पढ़े होंगे हाई स्कूल 9th के स्टैंडर्ड पे कि सनलाइट जो आती है, सनलाइट की रेस को अगर हम प्रिज्म के थ्रू गुजारें तो ये देखने को मिलता है कि देयर आर 7 बंच ऑफ कलर्स, 7 कलर्स बैंड मिलते हैं। जैसा आपने इंद्रधनुष में कभी बारिश होने के बाद शाम को या दोपहर में देखा हो तो इंद्रधनुषी कलर निकलता है, कलर्स का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अर्थात जो सनलाइट है उसका डिफरेंशिएशन करने पर या सनलाइट को अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो जो सूर्य का एक किरण आपको पीले कलर का नज़र आता है वो कलर ही नहीं है, एक कलर नहीं है, येलो कलर नहीं है, बल्कि वो बंच है, गुच्छा है। किसका गुच्छा है? देयर आर 7 कलर्स। सो 7 कलर्स होते हैं, उनका एक बैंड होता है। तो जब आप स्पेक्ट्रम को अगर किसी सनलाइट की रेस को प्रिज्म से गुजारेंगे यू विल गेट द 7 कलर बैंड्स, 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एज यू नो द वर्ड कार्ड इलेक्ट्रो देन मैग्नेटिक, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 कलर्स का बैंड होता है और ये अपने कलर में टूट जाते हैं या यहाँ पर दिखते हुए हैं। तो 7 कलर के बैंड को इसको लैम्डा के आधार पर आर यू कैन से वेवलेंथ एंड आवृत्ति, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो तरंग दैर्घ्य और उसकी आवृत्ति के आधार पर इनको ऐसे क्रम में रखा गया है। बिग ब्योर, जैसे आपने वर्ड छोटे क्लास में पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा, नीला कलर या लाल कलर यहाँ रखते हैं, रेड, वायलेट, राइट, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, राइट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। एज यू नो बिग ब्योर ये क्रम होता है और इस क्रम के अनुसार ही कलर्स आपको डिफ्रेंशिएट करने पड़ते हैं। या कोई आपको कितनी चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, नीचे वेवलेंथ ज़्यादा है, ऊपर का वेवलेंथ कम है। और इसी तरह से जो विसरण होता है, डिफ्रेंशिएशन, जो आपका फैलाव होता है, किरणें ज़्यादा बिखरती हैं, वो हैं वायलेट या ब्लू की। इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, बहुत सारा रीजन है। और इधर रेड है, रेड की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और वो सबसे कम विसरित होता है, उसका प्रकीर्णन कम होता है, उसका डिफरेंशिएशन कम होता है, डिफ्रैक्शन कम होता है। इसके लिए वो आपको ज़्यादा दिखता हुआ है और ज़्यादा दूर तक दिखता है। ज़्यादा दूर तक दिखता है उसका मतलब उसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा कलर में दिखता है या कलर लाल ज़्यादा दिखता है और कलर की कंपैरिजन में, तो इसका डिफरेंशिएशन कम होता है, इसका बिखराव कम होता है, इसका फैलाव कम होता है, विसरण कम होता है। इसके लिए एकत्रित होकर किरणें ज़्यादा लाल कलर दिखते हैं। इसीलिए कलर के कारण आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे रेड सिग्नल्स, ट्रेन के रेड सिग्नल है, हेलीकॉप्टर जा रहा है या कोई भी जो चीज़ें सिग्नल देने के लिए यूज़ करी जाती हैं उसमें रेड कलर का यूज़ किया जाता है। 2 रीज़न है, एक तो ये कि रेड कलर का वेवलेंथ माने दूरी, प्रकाश, तरंग दैर्घ्य जिसको कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, वो ज़्यादा होता है और इसका विसरण कम होता है। कहने का मतलब इसका फैलाव या डिफरेंस जो विसरण होता है इसको कहते हैं, वो कम होता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर वायलेट का देखेंगे या ब्लू का देखेंगे तो ब्लू का डिफ्रैक्शन या डिफरेंशिएशन ज़्यादा होता है, विसरण ज़्यादा होता है। इस कारण से इस रंग कलर में चटक कम दिखाई देते हैं। तो 2 रीजन इसमें भी आते हैं। आकाश का नीला कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लू पिगमेंट्स, राइट। ऐसे 20 के और हैं रेंज, तो लैम्डा के कंपैरिजन में ये रखे गए हैं। मेरे कहने का मतलब आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो शुरुआत यहीं से हुई कि श्वेत वाइट कलर की या श्वेत प्रकाश की या सनलाइट को अगर आप प्रिज्म से निकाल के देखें तो इसमें कलर का बंच मिलता है। मतलब ये कलर एक नहीं है, एक रेज नहीं है, बल्कि वो स्पेक्ट्रम है, सतत कंटिन्यूअस। ये स्पेक्ट्रम सर कंटिन्यूअस विकिरण होता रहता है, प्रकाश बराबर निकलते रहते हैं। अब कैसे हमको चलना है कि ये स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसा होता है। तो छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
हिंदी में इसको कहते हैं आदर्श कृष्णिका। ब्लैक बॉडी को कहते हैं आदर्श कृष्णिका। कृष्णिका, कृष्णिका अर्थ ही होता है ब्लैक कलर। तो ये क्या होते हैं, इसमें ये होता है कि जब हम किसी भी ऊर्जा को, हम मतलब द इंस्ट्रूमेंट जो आपने लिया है, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, जैसे वो कंप्लीट रेडिएशन, एक आपका ये प्लेट है और इस पर गिरने वाली सभी किरणें, जैसे मान लीजिए प्रकाश की ऊर्जा आई, एनर्जी, इस एनर्जी को अगर ये कंप्लीट ऑब्जर्व कर ले, कंप्लीट ऑब्जर्व कर ले मतलब इसमें से रिफ्लेक्शन ये ना हो, जो किरणें वहां जाएं वो कंप्लीट क्या हो जाए, पूरी 100% ऑब्जर्व हो जाए, रिफ्लेक्शन हो। जैसे तुम यहाँ पर लाइट डालोगे, यहाँ पर डालोगे तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन हो, या किसी मेटल पर आप लाइट डालते हो तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होता है बगल में, और उसके बाद कुछ सम पॉइंट थोड़ा बहुत ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमारे कहने का मतलब ये आदर्श क्या है, जो 100% पूरी रेडिएशन या पूरी एनर्जी जाए उसके अंदर। जैसे हीट, आप कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं और वो पूरा ग्रहण कर ले, जैसे आप पतीले रखते हैं, कुकर रखते हैं, उसके अपने आग पर जाए, आप चूल्हे से यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं, आप इंडक्शन चलाते हैं, तो उसका पूरा कंप्लीट जो एनर्जी आ रही है किसमें चली जाए, उस बर्तन के अंदर चली जाए, यूज़ में आ जाए, नो रेडिएशन इज देयर। तो आप समझ गए होंगे जितना चिकना तल होता है उतना रेडिएशन होता है। ब्लैक बॉडी नाम इसलिए दिया गया कि अगर आप उसको ब्लैक कलर में देते हैं, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। इसीलिए तो खाना बनाते टाइम में बर्तन में क्या करते हैं, नीचे काली राख या काला मटेरियल लपेट देते हैं, कुछ लोग सफ़ेद भी और मिट्टी भी डाल देते हैं। अगर मिट्टी के अलावा ब्लैक कलर रहेगा, राख रहेगी या कोयला रहेगा तो ज़्यादा रेडिएशन लेता है, लेकिन आज लोग थोड़ा सुंदर बनने में उसको भी सफ़ेद मिट्टी से लपेटते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है, एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन ब्लैक बॉडी का रेडिएशन मतलब होता है कि ब्लैक कंप्लीट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। और कोई ब्लैक बॉडी अगर हम कहें कौन होती है, तो जो 100%, वो कपड़ा हो सकता है, काले रंग का कपड़ा गर्मी में नहीं पहनना चाहता, ऐसा बात आती है, नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, रेडिएशन हो जाता है, इसलिए उसको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि तुमको गर्मी ज़्यादा लगेगी, राइट। और अगर आप वाइट कलर के कंप्लीट कपड़े लेंगे तो वाइट कलर का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए सबसे ज़्यादा आरामदायक कपड़ा वाइट कलर का रहेगा गर्मी के लिए। जाड़े में कंबल, आप देखो कंबल कोई सफ़ेद रंग का नहीं बनता है, जो सफ़ेद रंग का बनता है उसमें उसकी तुलना में जो काले रंग का कंबल होता है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, गर्मी ज़्यादा रुक जाती है। कहने का मतलब जो हीट है, जो एनर्जी है, एब्जॉर्ब करने का कलर भी अगर देखें तो ब्लैक, इसलिए नाम ही दिया गया ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी करने का मतलब आदर्श कृष्णिका हिंदी में बोलते हैं, जितना एनर्जी उसके अंदर जाए पूरा वो ऑब्जर्व कर ले, कोई रिफ्लेक्शन ना करे, ऐसे को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम कहेंगे द 100% या कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, द बॉडी विच ऑब्जॉर्ब्स, ये जो ग्रहण कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, सोख लेती है, राइट। और जब एब्जॉर्ब करेगी तो उसका वो रेडिएशन भी 100% कर देगी, कुछ अपने अंदर नहीं रखेगी। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो रिजर्व कर लेगा, वो फिर रेडिएट कर देगा। एब्जॉर्ब्स आर इवॉल्व, the total energy which absorbs our total energy completely। अब ऐसा नहीं है जैसे आपने उस बर्तन में या उस कपड़े में सोचा कि फिर आपको अंदर आपकी बॉडी है उसको एनर्जी मिलना चाहिए, तो उस कपड़े के अंदर भी कोई गर्मी नहीं रहेगी। अगर आप पतीले को या गर्म का इस रेडिएशन बॉडी को देखें तो उसके अंदर बाद में आपको हीट हाथ में नहीं महसूस होगी, आप उसको छुएंगे तो गर्म कम मिलेगा। वो बॉडी, दूसरी बॉडी जो उससे जुड़ी हुई उसका गर्मी तो आपको लगेगा, लेकिन वो जो ब्लैक बॉडी वो कंप्लीट युवा रेडिएशन मतलब वो कंप्लीट फैलाव ही दे देती है, वो कभी अपने पास रिस्टोर नहीं रखती है। कहने का मतलब अगर काले कपड़े आप पहने हैं तो जितनी एनर्जी बाहर से आएगी वो तो पहले उसको 100% ले लेगी और पूरा आपकी शरीर को ट्रांसफ़र कर देगी, मतलब कुछ वो कपड़े में नहीं रहेगा। ये एक इमेजिनेशन है,
100% रूल कोई दुनिया का सफल नहीं होता है या नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उसके लूप होल्स हैं, एंट्रोपी होती है, हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे हीट एनर्जी में। लेकिन बट वन थिंग इज देयर कि आदर्श कृषिका वो कृषिका है जो कंप्लीट अब्जॉर्प्शन और कंप्लीट इवोल्यूशन। अगर आपको काले पतीले में गर्म में भोजन बना रहे हैं तो उसकी जितनी एनर्जी वो हीटर से ले रहा है या आपके क्रूज के नीचे से एनर्जी ले रहा है वो पूरे भोजन में डाल देगा या पानी में भेज देगा, कुछ अपने पास एब्जॉर्ब करके नहीं रखेगा। इसी का नाम होता है क्या, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी वो होती है जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट रेडिएशन। ठीक है, क्वांटम थ्योरी एक है, मैक्स प्लैंक ने दिया 1900। तो इसमें क्या थ्योरी आ रही है, हम आपको एक दिन बताए थे लास्ट के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड का जो मॉडल का ड्रॉबैक है उस पर अगर याद करें, मेमोराइज करें, तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, आपको याद आया शायद, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस गति करता है, इस ड्रॉबैक से जाइए तो उसमें मैंने बताया था कि एनर्जी वो निकालता रहता है कंटिन्यूअस, और एनर्जी निकालता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब नेगेटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद जाएगा, अपनी नाभिक में कूद जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय या खत्म हो जाएगा। बात ये थी, तो जो कि ऐसा नहीं होता, ये बात हुई थी ना, ये ऐसा नहीं होता है, एटम कभी नष्ट नहीं होते। अर्थात कुछ तो ऐसा है जिस थ्योरी को आपने या रदरफोर्ड ने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो इसका एक्सप्लेनेशन कब दिया जाएगा, अब आप थोड़ी और बातें पढ़ रहे हैं उसके बाद। किसने उस ड्रॉबैक को दिया था, किस साइंटिस्ट ने, याद आया, रदरफोर्ड के बाद की थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऐसी बात हुई थी, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई कण लगातार ऊर्जा निकालेगा तो एक समय ऐसा आएगा, लगातार ऊर्जा निकालता रहेगा तो उसकी एनर्जी खत्म होगी। ये बात यहाँ पर आई और ये ड्रॉबैक बन गया किसका, रदरफोर्ड का। आज हम लोग बात करेंगे कि प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी है, या प्लांक्स ने ये बताया कि जो ये रेडिएशन होते हैं, जो अभी आपने देखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो आपको बताया कि ब्लैक बॉडी वो होती है जो 100% अब्जॉर्प्शन कर ले या उसको निकाल दे। तो कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ना, अब्जॉर्प्शन या इमिशन, अगर आप उसको निकाल रहे हैं, उसकी एनर्जी आ रही है, करंट में अब्जॉर्प्शन 100% होगा या 100% इमिशन होगा, उसमें कुछ शेष नहीं रहेगा। 100 को नहीं भी कर सकते तो कंप्लीटली, तो कंप्लीट मतलब जो कुछ भी रहेगा वो बाहर निकलेगा या पूरा अब्जॉर्प्शन होगा। यह बात कंटिन्यूअस नहीं होती, ये थ्योरी यही बताएगी आपको कि कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, कंटिन्यूअस रेडिएशन भी नहीं होता, ये डिस्क्रीट होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट मतलब आप ध्यान कीजिए, डिस्क्रीट का मतलब नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होता, लगातार ऊर्जा नहीं निकलती। तो ऊर्जा निकलती कैसे है, ऊर्जा तो विकृत होती है, निकलती है, रेडिएशन होता है, रिवर्शन एब्जॉर्प्शन होता है, बट कंटिन्यूअस सतत न होकर के क्षीण माध्यम से होता है, पैकेट्स में होता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसको कहते हैं क्वांटा, इसको फोटॉन भी कहते हैं या पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसको एच न्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, इनकी वजह से इनका नाम है प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर कांस्टेंट है, प्लांक ने इसको डिस्कवर किया तो उससे कुछ न कुछ वैल्यू रहेगी, 6.635 जूल सेकेंड, 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट। या आप इसको कह सकते हैं, और सेकेंड हम जैसा बनाएंगे, जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, ऐसी एनर्जी या इतना एनर्जी आपको निकलती है एवरी सेकेंड, इतनी जूल की एनर्जी एवरी सेकेंड, नॉट पर सेकेंड,
एवरी सेकेंड दिस मच जूल एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लांक ने एक थ्योरी दिया, उसके लिए कांस्टेंट आएगा। फ्रीक्वेंसी है जिस प्रकाश को आप ले रहे हैं या उसको उत्सर्जित कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। सो एक बात इसमें लिखना शुरू कर दें। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, पहली बात क्या हो गई कि जो एनर्जी रेडिएशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, नॉट इन कंटिन्यूअस इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम, राइट। तो देखिए एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी लिखिएगा, जो विकिरित ऊर्जा है, रेडिएशन से मिल रही है। रेडिएंट एनर्जी takes place in form of bundle or packets of energy, in form of packets of energy called quanta, इन्हीं को क्वांटा कहते हैं। वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी बंडल है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा, QUANTA। और क्वांटा कुछ नहीं है, ये फोटॉन इसका नाम दिया गया। आइंस्टीन की एनर्जी में भी अब जाएंगे, वहाँ डिस्कवरी होगी। तो E=mc² से hν से डिवाइड किया फोटॉन की एनर्जी। फोटॉन, फोटॉन का मतलब क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रॉन तो सुना है, राइट। क्वांटा को पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, उसमें एनर्जी रहती है, वो एनर्जी निकलती है फिर निकलती है फिर वापस अल्टेरियर लिक्विड लेकर, उसको फोटॉन कहते हैं। फोटॉन hν ये प्लांक का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.26। नहीं लान में हो तो याद कर लीजिए, जो आप इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं कितना होता है इसका, इलेक्ट्रॉन अब जब जाते हैं 1.67। आप इस तरह से आपने एक और कांस्टेंट पढ़ा बीच में, कौन सा, मोल का कितना वैल्यू होता है, 6.22 या 6.6 समथिंग, 10⁻20 23 22 वाट एवर। यहाँ पर माइनस लिखा है, एक मिनट, इट्स नॉट लाइक दैट, आपको लर्न करना पड़ेगा। प्लांक कांस्टेंट 6.626 10⁻³ 34 जूल सेकेंड। इसको हम और आर्ग में भी चेंज कर सकते हैं जब सेंटीमीटर का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये कांस्टेंट पक्का आएगा जब कोई रेडिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। hν फोटॉन जो है उसमें वैलेंसी या फ्रीक्वेंसी, सॉरी वैलेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी लगी रहती है, आवृत्ति उस प्रकाश की आवृत्ति, रेडिएंट जो एनर्जी आ रही है उसकी आवृत्ति। तो ये दोनों चीज के मिलके क्या बन गई, फोटॉन। इसको कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी या फोटॉन। और ये क्या है, ये फोटॉन है। फोटॉन का वर्ड जरा देखिए, फोटो माने क्या है, अब प्रकाश, सूर्य, राइट। फोटो एनर्जी का, फोटोन का मतलब फोटो आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन तो फोटोन सोलर एनर्जी ना, इसी को तो हम रेडिएशन कहें, रेडिएंट एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर ध्यान दीजिए इस वर्ड का, फोटॉन का मतलब कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सूर्य का इलेक्ट्रॉन है। तो सूर्य के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, वहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी जो निकल रही है, जो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस किसी ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। मैक्स प्लैंक ने कह दिया था कि अगर कोई चीज़, मैक्सवेल ने, याद करिए मैक्सवेल ने क्या कहा था कि कोई चीज़ का मतलब कोई कण यदि किसी सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी निकलती थी वो कैसे निकलती थी या ख़त्म होती थी या ये पूरी नहीं होती है, उसके बारे में स्टडी करते करते आगे प्लैंक्स ने देखा कि ये जो कंटिन्यूअस एनर्जी निकलने वाली बात है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो डिस्क्रीट फॉर्म होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती, कंटिन्यूअस नहीं चलता। जैसे पानी एक धारा बहती है और एक बूंद बारिश होती है, तो ऐसे कुछ एनर्जी निकलती है जो पैकेट्स के रूप में निकलती है, बंडलों में बंद रहती है। उस बंडल, ऊर्जा बंडल को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। तो फोटॉन में क्या है, कुछ नहीं, उसकी आवृत्ति प्रकाश की
प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि यश तो कांस्टेंट है, प्लैंक के नाम से प्लैंक कांस्टेंट कह दिया गया, जिसकी वैल्यू निकाल करके आपको दे दी गई। ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता ही है, लेकिन हम इसको अगर कौन सी एनर्जी निकली, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर कांस्टेंट की बात ना करें तो किसके होगी, केवल ऊर्जा के, आवृत्ति जो आपने फोटोन लिया है, जो विकिरण लिया, उसकी केवल आवृत्ति पर डिपेंड करता है। जब इस कांस्टेंट को हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसका इक्वेशन देते हैं, तो वहां पर हमने प्लैंक का यूज कर लिया, उससे हम एच नहीं कहते, ध्यान दीजिए, इसको स्मॉल एच, और न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, और ये एनर्जी है फोटोन की, क्वांटा की एनर्जी या फोटोन की एनर्जी, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो फोटोन है, जो इसकी एनर्जी है क्वांटम में फॉर्म में निकलती है, उसको कहते हैं क्वांटम एनर्जी या फोटोन की एनर्जी, राइट। सो दिस इज द सो कॉल्ड फोटोन और क्वांटा, इसी को पैकेट्स ऑफ एनर्जी या बंडल कहते हैं। आर यू, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अभी हम अगर तरंग दैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी को तरंग दैर्घ्य में रिलेट करें तो ये होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी है न्यू, ये होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, राइट। तो अभी हम कर सकते हैं, इस न्यू की जगह सी बाई लेमडा रख दें, तो यू विल गेट व्हाट, एनर्जी इक्वल टू, एनर्जी क्या बनेगी, इस न्यू की जगह हम सी बाई लेमडा रख दें तो क्या बनेगा, प्लैंक कांस्टेंट इनटू सी बाई लेमडा। लेमडा क्या है जी, जो अभी आपने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना, वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ होगी, जिस कलर का होता, नीला, पीला, हरा, लाल, उसकी वेवलेंथ रख देंगे प्रकाश की लाइट का। प्लैंक कांस्टेंट आपके पास रहता ही है। देखो, आपको अगर वेवलेंथ पता हो, वेवलेंथ का मतलब कौन सा प्रकाश है, उसका लेंथ कितना है, और आपके पास क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। फिर